Good morning, students. Myself, Dr. Santosh Kumar, and now we have to study about some objective questions related to South America, the southern continent. आज हम लोग दक्षिणी महाद्वीपों में से साउथ अमेरिका से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कई बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इसलिए यह वीडियो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर का वीडियो है। मैं वर्बली ही इसको बोलूँगा और बताऊँगा। तो शुरू होते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि साउथ अमेरिका में क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे क्या है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसकी चर्चा हमें आज करनी है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? यह दक्षिण अमेरिका में है। ये भी पूछा जाता है कि किन दो देशों के बीच है? यह पेरू और चिली के बीच है, चिली और पेरू के बीच है, दोनों के मध्य में है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चिली और पेरू के मध्य स्थित है। तो ये रहा अटाकामा मरुस्थल। इसी तरह से ये पूछा जाता है कि कैंपोस घास के मैदान, कैंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। किस प्रकार के घास के मैदान हैं? तो यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसी तरह से लानोस घास के मैदान, तो यह वेनेजुएला में पाया जाता है। लानोस घास का मैदान भी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये पूछा जाता है कि विश्व के 25% जंगल या वन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो विश्व के 25% वन दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और खास करके अमेज़न घाटी में पाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्रों में विस्तार के कारण इस अमेज़न के इस वन को क्या कहते हैं? तो सेल्वा वन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि अमेज़न ब्राज़ील के जंगलों को विश्व का फेफड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़े एरिया में होने के कारण यह बड़ी मात्रा में CO2 का अवशोषण करता है और O2 का निष्कर्षण करता है। यही कारण है कि इसको विश्व फेफड़ा कहते हैं। यह पूरे वायुमंडल की जलवायु को शुद्ध परिशुद्ध करने की क्षमता रखता है, इसलिए विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड इंडियंस जनजातियां जो हैं उसका संबंध, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, उसका संबंध किनसे है? तो इनका संबंध मंगोल प्रजाति से है। वास्तव में रेड इंडियंस जनजातियां दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं, खासकर यूरोपियन और रेड इंडियन की ये वर्ण संकर रहे हैं। इनको मेस्टिजो इसी में से एक जनजाति है जो कि यूरोपियन और रेड इंडियन जनजाति क्या है, ये एक संकर है, वर्ण संकर है। जो यूरोपियन लोगों का संबंध वहाँ के रेड इंडियन से हुआ, तो जो जाति पैदा हुई उसको मेस्टिजो कहते हैं, मेस्टिजो। इसी तरह से मुलाटो भी है। मुलाटो निग्रो और यूरोपियन के मतलब कि मिश्रण से उत्पन्न होने वाली जनजाति है। तो ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जनजातियाँ हैं, मेस्टिजो और मुलाटो। अब रहा सवाल कि सबसे बड़ा नगर दक्षिण अमेरिका का कौन है? तो ये है साओ पोलो। दूसरा सबसे बड़ा नगर ब्यूनस आयर्स। साओ पोलो में 1,80,00,000 जनसंख्या रहती है, तो ब्यूनस आयर्स में 1,25,00,000 जनसंख्या रहती है। और तीसरा सबसे बड़ा नगर है रियो डी जनेरो। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है, लेकिन साओ पोलो और रियो डी जनेरो ब्राज़ील में है। 1,14,00,000 जनसंख्या ब्राज़ील की। अब रहा सवाल कि स्थल रुद्ध देश दक्षिण अमेरिका में केवल 2 ही देश ऐसे हैं जो चारों तरफ स्थल से घिरे हैं। कौन कौन से हैं? तो दक्षिण अमेरिका में स्थल रुद्ध देश केवल 2 हैं। पहला है बोलिविया और दूसरा है पैराग्वे। विषुवत रेखीय देश कौन कौन से हैं विषुवत रेखा में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी जो ऐसे देश जो विषुवत रेखा के ऊपर स्थित हो दक्षिण अमेरिका का, तो इक्वेडोर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है। केवल 3 ही देश हैं दक्षिण अमेरिका के जो विषुवत रेखा पर स्थित हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और स्थल रुद्ध देश भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। इसी तरह से है पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका का कितने देश मकर रेखा पर स्थित हैं? तो 4 देश मकर रेखा पर स्थित हैं। पहला है चिली, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है पैराग्वे और चौथा है ब्राज़ील। मकर रेखा दक्षिणी साउदर्न टिप ब्राज़ील का मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, खैर तो ये विषुवत रेखा और मकर रेखा पर स्थित
देश हो गए, स्थल अवरुद्ध देश हो गए। तो यूरोपीय लोगों के दक्षिण अमेरिका में आने के पहले वहाँ की जनजातियों को क्या कहा जाता था? रेड इंडियंस। ठीक है, वहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियंस कहते हैं। और ये रेड इंडियंस में एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है, वो है माया जनजाति, माया सभ्यता। आपने नाम सुना होगा। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सही आंसर है होंडुरास। इसी तरह से दूसरी जनजाति या का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, ये भी इनका, सुना होगा आपने। इनका जनजाति और इनका सभ्यता, जनजाति जिस तरीके से रहती है वही उनकी सभ्यता कहलाती है। तो इनका जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में पाई जाती है। इसी तरह से तीसरी जनजाति है उजेतऊ, ये मैक्सिको में पाए जाते हैं। अजेतऊ। इसके बाद है चौथा चिल्जा, ये चिल्जा भी एंडीज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोपीय देशों में से कौन से देश के नाविक या खोज यात्री दक्षिण अमेरिका पहुंचे थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो सही आंसर है पुर्तगालीज। ब्राजील तट पर अपना आवास इन्होंने ही सबसे पहले बनाया था। और कौन सी देशांतर रेखा है जो दक्षिण अमेरिका को स्पेनिश और पुर्तगालियों के बीच खींची जाने वाली रेखा है? तो 50 डिग्री की देशांतर रेखा है जो स्पेनिश क्षेत्रों को, दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश क्षेत्रों को और पुर्तगालियों के क्षेत्रों का विभाजन करती है। इस 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पश्चिम में स्पेनिश लोगों ने अपना आवास और या उपनिवेश बनाया था और पूर्व में पुर्तगालियों ने अपना अधिकार स्थापित किया था। इसलिए 50 डिग्री की देशांतर रेखा बड़ा महत्व रखती है, इसलिए इसको कई बार पूछा गया। इसी तरह से आपका एक और अक्षांश रेखा है जो दक्षिण अमेरिका के जलवायु पर बड़ा प्रभाव रखती है। प्रभाव क्या रखती है? विभाजन करती है। वह कौन सी अक्षांश रेखा है जिसके उत्तर और दक्षिण दो विपरीत क्रम की हवाओं द्वारा वर्षा होती है? तो यह है 40 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा। दक्षिण अमेरिका के वर्षा क्रम पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। प्रभाव ये रखती है कि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के दक्षिण की ओर अगर आप जाते हैं तो वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, लेकिन 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के उत्तर की ओर अगर आप जाएं तो वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो 40 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी तरह से अगर आधिपत्य की बात करें तो पुर्तगालियों का आधिपत्य सबसे अधिक किस देश पर रहा दक्षिण अमेरिका के? तो यह था ब्राजील पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। ये भी पूछा जाता है कि स्पेनिश का तब आधिपत्य किन किन देशों पर रहा है? तो गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील के कुछ हिस्से को छोड़कर संपूर्ण महाद्वीप पर रहा है। ठीक है, खैर, तो अब आ जाइए कुछ खास ऑब्जेक्टिव। जैसे सर्वोच्च चोटी दक्षिण अमेरिका की कौन है? तो एकांका गुहा। दूसरा है कि सबसे नीचा स्थल कौन है? तो वाल्डेस प्रायद्वीप, अर्जेंटीना का जो सबसे नीचा स्थल है। इसी तरह से पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो है एंडीज। सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान आपका 49 डिग्री पाया गया है रिवादाविया में। इसी तरह से न्यूनतम तापमान -33 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया है आपका सर्मियांटो, अर्जेंटीना में। खैर, तो दो भागों में बांटने वाला देशांतर दक्षिण अमेरिका का कौन है? कौन सा देशांतर दक्षिण अमेरिका को दो भागों में बांटता है? तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है दक्षिण अमेरिका को दो भागों में बांटता है। इसी तरह से सबसे बड़ा द्वीप कौन है दक्षिण अमेरिका का? टेरा डेल फ्यूगो, ये सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ी झील कौन है दक्षिण अमेरिका की? तो माराकेबो,
सबसे बड़ी झील है। इसी तरह से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो वर्ष में कभी भी जमती नहीं है, कौन है? टिटिकाका। और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील भी है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना, सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन है? एंजिल प्रपात। एंजिल प्रपात ओरिनिको नदी पर है, ठीक है, और यह सबसे ऊंचा झरना है। इसी तरह से विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल कौन है? तो यह दक्षिण अमेरिका में इक्विक स्थल है, जो कि अटाकामा मरुस्थल में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा तटीय मैदान कौन है? तो प्रशांत तट का मैदान, जो दक्षिण अमेरिका का है, वही है। हमेशा बसंत ऋतु वाला शहर, सतत बसंत ऋतु का शहर कौन है? क्विटो। क्विटो में हमेशा बसंत ऋतु भी बनी रहती है। तो मेरे ख्याल से क्विटो पे जाके बस जाना चाहिए, क्यों? चलिए आगे देखते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये भी कन्फर्म क्लियर कर दूं कि विश्व में सर्वाधिक जल प्रदान करने वाली नदी भी अमेजन ही है, ठीक है। खैर, तो दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन के बाद कौन है? यही क्वेश्चन। तो विश्व की दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वह है पराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में एक खास तरह की मिट्टी पाई जाती है, रेंटजीना। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है और किस चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह मिट्टी अर्जेंटीना में पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका के, और मक्का और तंबाकू की फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से है पेडाल्फर। दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भाग में, खास करके ब्राज़ील में पेडाल्फर मिल जाती है, पाए जाते हैं। यह लाल और लेटराइट मिट्टी का मिश्रण होती है। इसी तरह से टेरा रोसा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। या फिर इस तरह से पूछा है कि कहवा का उत्पादन निम्न में से किस मिट्टी में सर्वाधिक होता है? तो सही आंसर है टेरा रोसा। खैर, इसी तरह से पूछा था क्वेश्चन कि अल्फा अल्फा घास कहाँ पाई जाती है? तो अल्फा अल्फा घास एक शीतोष्ण घास है, खास करके अर्जेंटीना और उरुग्वे तथा दक्षिण ब्राजील के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी तरह से माटे, MATE, माटे क्या है? तो माटे पराग्वे चाय है। दक्षिणी भाग की प्रचलित, पराग्वे में उसके दक्षिणी भाग में प्रचलित चाय है माटे। इसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, अरवा माटे। तो माटे से ही संबंधित है अरवा माटे, ये भी वही पाई जाती है। स्टेंसिस क्या है? यह दक्षिण अमेरिका में व्यापारिक स्तर पर जब पशुपालन किया जाता है तो ऐसे पशुपालन उद्योग को स्टेंसिस कहते हैं। खास करके यह अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के पंपास प्रदेशों में सबसे ज़्यादा विकसित है, और इसमें बड़े बड़े पशुपालक फार्म बनाए गए हैं, जिसे स्टेंसिस कहते हैं। गेहूं निर्यातक बंदरगाह कौन है? तो गेहूं निर्यातक बंदरगाह ब्यूनस आयर्स है। इसके अलावा बाहिया ब्लांका भी है। ये दोनों अर्जेंटीना में, इनका एक ही काम है, ये सर्वाधिक गेहूं निर्यात करते हैं। कहवा निर्यातक बंदरगाह किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सेंटोस को, जो कि ब्राज़ील में है, कहवा निर्यातक बंदरगाह कहते हैं, या कहवा बंदरगाह भी कहते हैं। इसी तरह से कहवा रेल लाइन, सेंटोस और साओ पोलो के बीच जो रेल लाइन है वो, उसमें सबसे ज़्यादा कहवा की चूंकि ढुलाई होती है, इसलिए इसे कहवा रेल लाइन भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से है चीनी निर्यातक बंदरगाह, चूँकि ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है, चीनी का भी उत्पादन ज़्यादा करता है, तो इसलिए चीनी का निर्यात भी ज़्यादा करता है। तो जो बंदरगाह सबसे ज़्यादा निर्यात करेगा चीनी का, उसको चीनी निर्यात बंदरगाह कहा गया है ब्राज़ील में। तो कौन सा है? तो रेसिफ को चीनी निर्यातक बंदरगाह कहा गया है। विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक ब्राज़ील है।
इसी तरह से रबर बंदरगाह किसे कहते हैं? तो ब्राज़ील का ही है पारा बंदरगाह, जिसको रबर बंदरगाह कहते हैं। फिंका क्या है? FINCA, फिंका। तो फिंका कोलंबिया में कहवा बागान को कहते हैं। इसी तरह से फेजेंडा क्या है, ये पूछा जाता है। तो ब्राज़ील में जो कहवा के बागान हैं उनको फेजेंडा कहते हैं। खैर, तो एंडीज के पूर्वी ढाल पर उच्च नदी घाटी और मैदानी भाग को इक्वेडोर में क्या कहते हैं? तो इक्वेडोर में इसे ओरिएंट कहते हैं, लेकिन पेरू में मोंटाना कहते हैं और बोलीविया में इसको यानगास कहते हैं, युंगस कहते हैं। तो ये उच्च नदी घाटी और मैदानी भाग का सम्मिलित रूप होता है। खैर, ब्राज़ील क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में विश्व में 5वां स्थान रखता है। ये सबसे बड़ी बात है। पॉपुलेशन से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ब्राज़ील से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते रहे हैं। इसलिए ये आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।